नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा इन 5 राज्यों में 2022 के शुरू में चुनाव होने हैं, मतदान होना है और सभी राजनीतिक दल अब तो चुनावी मोड में आ गए हैं। सब ने कमर कस ली है, कोई विजय यात्रा निकाल रहा है, कोई दूसरे तरीके से तैयारियां कर रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, तमाम तरह के दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं और जो एक संदेश देने का प्रयास होता है, वो भी शुरू हो चुका है, अलग-अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से। एक बड़ा दिलचस्प दृश्य देखने को मिल रहा है लखनऊ में और ये दृश्य क्या है? ये दृश्य है कि वहाँ पर अखिलेश यादव उन्होंने या उनके किसी समर्थक ने एक बड़ा-सा होर्डिंग्स लगवाया है और उस होर्डिंग पर लिखा गया है, "आ रहा हूँ।" ये उनका कॉन्फिडेंस है या हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या गलतफ़हमी है, क्या है? ये जानने समझने की कोशिश हम लोग करेंगे और इसके लिए आज ख़ास तौर से अखिलेश यादव पर ही बात करेंगे और समाजवादी पार्टी पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई दूसरी पार्टी टक्कर देने की स्थिति में है, नज़दीकी फाइट देने की स्थिति में है, तो वो समाजवादी पार्टी ही है। जो अलग-अलग चैनलों के अब तक सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, हालाँकि उनमें बहुत लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनमें भी यही कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ही सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान इस समय बनारस से जुड़ने वाले हैं और वो कोई और नहीं, आपके जाने-पहचाने चेहरे हैं, जो अलग-अलग समय पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ इंटरनेट में बाधा मुझे दिखाई दे रही है। अभी वो मेरे साथ स्क्रीन पर थे, ऑफ स्क्रीन थे, लेकिन अभी वो ऑन नहीं है, ऑफ स्क्रीन से भी ऑफ हो गए हैं। तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं और धीरेन्द्र पुंडीर को जोड़ कर के हम बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपको नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, ओह! लेकिन मुझे लगता है कि नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। हालाँकि मैंने काफ़ी जी, जी। नेटवर्क तीनों चेंज किए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम बेहतर आवाज़ आप तक पहुँचा पा रहे हैं। आपकी आवाज़ अभी भी मुझ तो तक बहुत उससे आ रही है। अभी तो आ रही है आपकी आवाज़, क्लियर है जी और सर। तस्वीर भी जी, ठीक है। तो मैं ये जी। जानना चाहता हूँ, ये जो लखनऊ में हमें बड़े-बड़े होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं और उसमें एक क्लॉक भी लगाई गई है, उसमें ये बताया गया है कि अभी कितने दिन बाकी हैं अखिलेश यादव के आने में। तो इसको लेकर के एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि कई तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं। मैं आ रहा हूँ, ये बड़े होर्डिंग्स जो लगे हैं समाजवादी पार्टी के या अखिलेश यादव के या उनके समर्थकों की तरफ से जो लगाए गए हैं, इस पर पहली टिप्पणी क्या करेंगे आप? देखिए, ये क पूरे अगर आप चुनाव को गौर करेंगे पिछले कुछ सालों से, तो चुनाव में अलग-अलग जी और सामने वालों को चौंकाने की मतलब ये जो सारी चुनाव का जो लड़ने का एक तरीका है, वो हर बार नए मैनेजर्स आ रहे हैं, मीडिया मैनेजर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए आइडिया के साथ आ रहे हैं।
और उनको जमीन क्या कह रही है इससे कोई मतलब नहीं है। वो ये जानते हैं कि सुर्खियां चाहिए इस वक्त, और सबसे बड़ी चीज है कि मीडिया अटेंशन इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, लगभग 2 हफ्ते से, अगर प्रदेश में किसी विपक्ष की नेता के तौर पर अगर कहीं कोई अगर आपको एक स्पेस दिखाई, मतलब जो विपक्ष का स्पेस है उसको कोई भरते हुए दिख रहा है, तो वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी है। वो लड़ते हुए दिख रही हैं, वो वहां जा रही हैं, वो लखीमपुर पहुंच रही हैं, और उनके चलते दूसरी तमाम पार्टियों के लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। चाहे भले ही हम लोग अभी तक ये नहीं मानते कि कांग्रेस दाहीं तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, लेकिन चुनाव 2 स्तरों पर लड़ा जाता है। एक जो पोस्टरों पर, बैनरों पर चुनाव प्रचार से पहले, जो चुनाव प्रचार के तौर पर लड़ा जाता है चुनाव की वोटिंग से पहले, और एक होता है कि जो जनता के बीच में लड़ा जाता है। तो दोनों के अगर प्रोसेस में देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से प्रियंका ने विपक्ष की एक जो प्रचार की उसको कब्जा किया है, अखबारों में, हेडिंग्स, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को स्पेस में सामने लाया है, उससे लगता है कि ये सब चीजें बौखलाहट होती हैं, तमाम चीजें दूसरी तरफ, क्योंकि पहली लड़ाई सत्ता में आने की है, दूसरी लड़ाई विपक्ष में सबसे बड़ा मुखालिफ दिखने की होती है, और उसमें कोई भी आदमी स्पेस अपना छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह के पोस्टर एक नई स्ट्रेटजी के तौर पर है कि जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सत्ता में आने वाले हैं। यानी बेसिकली जो पोस्टर्स हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अब विपक्ष नहीं है, बस कुछ महीने की बात है वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये जो ग्रैबिंग है, अटेंशन सीकिंग है, ये उसका एक नमूना है मुकाबले इसको कि आम जनता की तरफ से उनको कोई इस तरह के इंडिकेशंस मिले हों, या आम जनता ने कोई इस तरह का कोई एक प्रस्ताव पास कर दिया हो। चूंकि आम जनता का जो बेसिकली जो एकदम आता है रिजल्ट, वो तो रिजल्ट ही होता है, उसी से तय होता है। नहीं तो हम लोग 1 लाख की भीड़ भी देखते हैं रैली में, 1,000 की भीड़ भी देखते हैं, 1.5 लाख की भी देखते हैं, 1,500 की भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी तरह से जो उनके मीडिया मैनेजर्स हैं, जो प्रचार के वो हैं, उन्होंने इसको एकदम नए तौर पर एकदम सामने लाने का एक नया प्रयास किया, और मुझे लगता है कि एक अभिनव प्रयोग के तौर पर वो सामने ला रहे हैं कि घड़ी अब जो है लगातार नजदीक आ रही है, समय घट रहा है, और अब अखिलेश यादव महज 50 सीटों से नीचे वाले विधायक दल के नेता नहीं है, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। और उनको जनता, हालांकि जनता ने अभी वोट नहीं किया है, लेकिन उनके अपने मीडिया मैनेजर्स ने उनको ये बनाया। मुझे लगता है यही एक स्ट्रेटजी वाइज उन्होंने ये आगे किया होगा। जी ओंकार साहब। एक दिलचस्प मैसेज है। ये है दिव्यांशु मेहता। इन्होंने लिखा है कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा, अब बस यूपी का एक ही लड़का रह गया, जोड़ीदार केरला चला गया है, अफसोस। यूपी के 2 लड़के थे पिछले चुनाव में, उनमें से ये कह रहे हैं कि एक ही रह गया है, एक तो केरल चला गया। इस बात का मुझे अफसोस है। एक दिलचस्प टिप्पणी है। धीरेन जी, मैं एक पूछना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने एक कई बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जनता में भारी आक्रोश है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने की मुद्रा में दिखाई दे रही है। जनता के लिए इन हालात में दिवाली भी फीकी फीकी हो जाएगी। ऐसे में अब जनता का एक ही संकल्प है कि जले पर नमक छिड़क रही भाजपा को फिर सत्ता में नहीं आने देना है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आत्ममुग्ध हैं कि 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन टीकाकरण से नया इतिहास रच दिया है। झूठ को सच बनाने के खेल में माहिर भाजपाई ये क्यों नहीं बताते कि अभी 1/4 आबादी को ही दूसरी डोज की वैक्सीन लगी है। इन्होंने और भी बातें कही हैं, लेकिन क्या 100 करोड़ वैक्सीन को नाकाफी बता देना या उसको भी क्रिटिसाइज कर देना, या अगर मोदी सरकार या योगी सरकार उसका श्रेय ले रही है तो उस पर टीका टिप्पणी करना कितना उचित है? देखिए, ये मुझे लगता है कि अखिलेश जी के साथ थोड़ा सा वैक्सीन को लेकर मुझे लगता है कि वो मिस इंटरप्रेट कर गए हैं।
उन तक जो है सूचनाएं उनके लोगों ने सही से नहीं दी, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ दुनिया या 4 देश ही अपनी वैक्सीन बना पाने में कामयाब हुए हों, उसमें एक आपका देश भी है 4-5 में, और उन्होंने बिना किसी बाहर के लोगों का साथ लिए हुए वैक्सीन बनाई है। देखिए सेकंड वेव से निपटने में जिस तरह की भी सक्षमता रही हो, अक्षमता रही हो, वो तो राष्ट्र की अक्षमता थी, जब राष्ट्र लड़ता है। और उस समय चूँकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रातों-रात खड़ा नहीं होता, लेकिन जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, जो हम लोगों ने देखा भी कि हेल्थ मिनिस्टर किस तरह से उस समय का तत्कालीन जो वो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो बहुत ही तरह से एक तरह से बहुत ही बिलो द एवरेज उनका कार्यकाल था उस समय का, उन्होंने जो प्रदर्शन किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने इसको बीजेपी वैक्सीन कहा, उन्होंने वैक्सीन मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं, उनके लोगों ने नहीं लगवाई। जब भैया जी ने कहा तब लगवाई, उसके बाद वो ये सवाल करें कि साहब महज इतने % हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चुनावी जो हथकंडा है, और इसके साथ-साथ ये बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है, जब आप देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर सकते हो। हर चीज़ को आप देखिए राजनीति में राष्ट्र नीति और राजनीति दोनों अलग-अलग होनी चाहिए। मुझे लगता है जब पूरी दुनिया करा रही थी, और इस बात को आप देखिए तमाम राज्यों ने माँगा था। मतलब अगर आप मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने इसको ये किया, लेकिन मैं चूँकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ और साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से इस तरह की जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, जैसे वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत तो पहले से ही आत्मनिर्भर था और उसके पास सिस्टम था। नई वैक्सीन डेवलप करना और किसी से लाइसेंस पर लेकर वैक्सीन बनाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए, और सिर्फ़ उन लोगों के सवालों के जवाबों के साथ नहीं रहना चाहिए जो उनके मीडिया मैनेजर उनको लिख के दे देते हैं। उनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। इस तरह के आरोप लगाने से पहले उनको इस बात पर ज़रूर गौर न करना चाहिए कि उन्होंने अपने समर्थकों से क्या कहा था। तो इस पर तो उनके खिलाफ केसेस होने चाहिए कि किस तरह से उन्होंने देश की जो राष्ट्र की जो एक स्वास्थ्य की परिकल्पना है, जो उस समय जब पूरी दुनिया जिस एक अभूतपूर्व बीमारी से टकरा रही थी, महामारी से टकरा रही थी मुझे कहना चाहिए, जो पेंडेमिक था, उसके सामने हम लोग बौने पड़ते दिख रहे थे। ह्यूमन पूरा जो हमारा प्रयास है वो तमाम चीज़ें बहुत ही कम हो रही थी। ऐसे में मुझे लगता है कि अब उनका ये आरोप लगाना तो ये यही है कि चित भी मेरी है और पट भी मेरी है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेसिकली बहुत सही स्पेस पर नहीं है, और मुझे लगता है कि चूँकि देश की जनता, अगर हम लोग जब भी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो वो किसी न किसी जाति, क्षेत्र या धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति की बात होती है। मुझे लगता है कि अगर इस पर गौर किया जाए, तो इस पर वो शायद कहीं खड़े नहीं होंगे कि इसके साथ उन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया उन्होंने देश की जनता के साथ, जब उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब वो बीजेपी की वैक्सीन कम लोगों को लगी, इस पर बात करना चाहते हैं, और मुझे लगता है वो आज भी जब वो कोई ये सरकार जो प्रोजेक्ट के पूरा होने पर कोई आयोजन करती है, तो उस पर वो ये कहते हैं ये हमने बनवाया था, ये हमारी दी गई है, तब आप क्यों आत्ममुग्ध होते हैं? तो ये बेसिकली हर सरकार का ये काम होता है, और विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है। लेकिन कई ऐसी जगह ज़रूर होती हैं जहाँ विपक्ष को इस तमाम चीज़ों से अलग सोचना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी ये बात शायद मुझे राजनीति के अतिरेक में कुछ ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक बात जान लीजिए, जो जातियों का गठबंधन होता है या जो जातिवादी राजनीति के क्षत्रप होते हैं, उनकी जाति उनके किसी भी काम को तब तक निगेट नहीं करती जब तक कि वो दूसरा कोई नेतृत्व अपनी जाति से खोज ना ले। तो यहाँ उनकी किसी भी कही गई बात का कोई नुकसान उनके यादव वोटों में नहीं होगा, और जो मुस्लिम वोटर है जो उनको बीजेपी का एक विकल्प के तौर पर देख रहा है, उसको भी नहीं होगा। लिहाजा वो कुछ भी कह सकते हैं, उसका नुकसान उनको नहीं होगा। हाँ, उनको फायदा होगा तो हो सकता है। इस रणनीति से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। दूसरे मैं ये जी, जानना चाहता हूँ धीरेन जी 1 मिनट दो मैं ज़रा जी जी, 1 मिनट मुझे समय देंगे? 1 मिनट आप इतने हाँ जी, हाँ मुझे जी, स्क्रीन से थोड़ा-सा मैं ठीक है, वो लगा देना चाहूँगा चार्जिंग पे, आप स्क्रीन पे। ओके। तो कुल मिलाकर के धीरेन्द्र पुंडीर जी का ये कहना है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति की थी, वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता करके उससे बहुत गलत संदेश एक्चुअल में पब्लिक में गया था।
और बाद में हमने वो सीन भी देखे हैं जब इनके पिता यानी मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई और न केवल मुलायम सिंह यादव बल्कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने वैक्सीन तो ली है। और अगर आज की तारीख में हम बात करें तो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अब तक पहली डोज ले चुका है, दूसरी डोज भी ले चुका है। और ये टारगेट है मोदी सरकार का, भारत सरकार का कहना चाहिए कि दिसंबर तक 90 करोड़ आबादी को या 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, छोटा-मोटा टारगेट अचीव करने का उनका संकल्प नहीं है। आपने देखा होगा जिस समय वैक्सीन ज़्यादा संख्या में नहीं उपलब्ध थी और जिस समय कोविड-19 की सेकंड वेव जो है वो देश में अ, एक तरीके से कहना चाहिए कि तबाही मचा रही थी। उस समय अरविंद केजरीवाल, उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उस समय अखिलेश यादव, ये तमाम लोग जो हैं वो राजनीति करने पर आमादा थे, उतारू थे। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी सरकार जो है वो वैक्सीन उपलब्ध कराने में नाकाम है। इन्होंने ये भी एक तरीके से वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की थी कि जो अलग-अलग देश अभी फाइज़र और दूसरी स्पुतनिक और जो दूसरी वैक्सीन है, उनको जो बना रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार परमिशन क्यों नहीं दे रही है? लेकिन हकीकत क्या है? कोई भी देश तब तक किसी दूसरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि उसके अपने नागरिकों को वहाँ पूरी तरीके से वैक्सीन ना लग जाए। और इन्होंने तब भी राजनीति करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और अभी भी ये राजनीति ही कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी से दोबारा जुड़ जाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नो इंटरनेट कनेक्शन है भाई, तुम अपना डाल दो यार, मेरा लाइव हो रहा था तो अपना जी, डाल दो, धीरेन्द्र जी। चला नहीं है। हाँ, बहुत क्यों हो रहा है कनेक्ट। अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। आज ही बनारस पहुँचे, होटल में चेक इन किया है, कवरेज वगैरह के लिहाज से। और चूँकि पहला दिन है, तो इसलिए थोड़ा-सा इंटरनेट की स्पीड की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये वार्ता का क्रम हम लोग जारी रखेंगे। मैं अगला सवाल उनसे यही पूछने वाला हूँ। अभी एक फ्लाइट में उनकी मुलाकात प्रियंका वाड्रा से हो गई और उसको लेकर के भी मीडिया में तमाम तरह की खबरें जो हैं वो प्रकाशित होनी शुरू हो गई। विस्तारा की ये उड़ान संख्या थी यूके 461, दोनों की वहाँ अचानक मुलाकात हुई तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। आजकल का जो मीडिया है वो भी एक ज़रा-सी खबर या ज़रा-सा चित्र अगर कहीं मिल जाए, तो उसको किस तरीके से ले उड़ता है या उससे खेलने की कोशिश करता है। जबकि पहले ही अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि इस चुनाव में उनका कांग्रेस से या बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। वो जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर के लड़ सकते हैं या अकेले चुनाव मैदान में जाएँगे। क्योंकि वो एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि छाछ का जला भी फूँक-फूँक करके पीता है। तो 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस के साथ मिलकर के वो लड़ कर के देख चुके हैं और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के और लड़ कर के देख चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या हालत हुई थी दोनों दलों की। समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट गई थी। कहाँ 2012 में 225 सीटों के साथ ये सत्ता में आए थे और 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे।
और उसके बाद 2017 में बुरी पराजय हुई, 47 सीटें। इसके बावजूद ये यूपी के 2 लड़के मिलकर के लड़ रहे थे, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और 2019 में बहन मायावती के साथ। और तब बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि जो मायावती मुलायम सिंह यादव की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ कैसे मिला दिया। और कम से कम एक सभा मुझे याद आ रही है जिसमें मुलायम सिंह यादव भी मंच पर थे और बहन जी भी मंच पर थी। उसके अलावा फिर दूसरी कोई सभा उन्होंने संयुक्त की हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखते हैं, अगर नतीजे देखें, तो समाजवादी पार्टी को उतनी ही, यानी 5 सीटें ही मिली जितनी 2014 में मिली थी। लेकिन बहन जी को फ़ायदा हो गया उसका, 10 सीटें उनको मिल गई थी। 2014 में तो मायावती की पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया था। तो उस लिहाज से अब जो तमाम अभी ओपिनियन पोल, सर्वे वगैरह आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम हैं, ख़ास तौर से जिस तरह का वातावरण बना दिया गया है इस देश में, उसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए जो मुस्लिम मतदाता हैं, वो समाजवादी पार्टी के पीछे एकजुट हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के लिए एकजुट हुए थे। वहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। और आपको याद होगा कि वामपंथियों, कांग्रेस के साथ जो तीसरा गठबंधन दल था, वो फुरफुरा शरीफ वाला था। लेकिन वहाँ भी मुस्लिम्स ने एक तरीके से ये फैसला कर लिया था कि बिहार वाली गलती वो नहीं दोहराएँगे। बिहार में क्या हुआ था? बिहार में जो सीमांचल की 5 सीटें थी, जो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ इलाका है, वहाँ की 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत ली थी। और कुछ और क्षेत्रों में उसने राजद और कांग्रेस गठबंधन को, महागठबंधन को नुकसान पहुँचाया था। तो तब ये लगा दूसरे राज्यों के मुस्लिम्स को भी कि जिस तरह की गलती बिहार में हो गई है, जिसके चलते फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बन गई है, वैसी गलती वो पश्चिम बंगाल में नहीं दोहराएँगे। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी एक मुश्त जो वोट पड़ा है मुस्लिम्स का, वो ममता बनर्जी की टीएमसी को पड़ा है। और बड़ी संख्या में वहाँ पर ये मानना होगा कि जो हिंदू वोट थे, वो भी ममता बनर्जी की पार्टी को पड़े हैं। वरना जिस तरह का वातावरण बन गया था, और हम भी जो इतने सालों से लोकसभा, विधानसभाओं के चुनाव को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, अलग-अलग मीडिया हाउस में रहते हुए चुनाव की कवरेज की है, सबका मानना था कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सलूक हुआ है, उसके चलते शायद भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हुआ और ममता बनर्जी जीत गई। अब फिर से यहाँ, यानी उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं, उनके लिए ये एक तरीके से परीक्षा की घड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए ये कोशिश करेंगे कि उनके वोट ना बँटने पाएँ। यानी अखिलेश यादव की पार्टी को एकजुट वोट किया जाए। हालाँकि यहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी हैं, मायावती भी जब टिकटों का बँटवारा करेंगी, तो उनकी नज़र भी इस वोट बैंक पर रहेगी। देखना ये है कि पश्चिम बंगाल का पैटर्न उत्तर प्रदेश में चलता है या बिहार का चलता है। तो फिर से धीरेन्द्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं।
धीरेन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक म्यूट है। आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। अभी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है उनके साथ। आपका माइक म्यूट है, तो इसको अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है धीरेन जी, दर्शकों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, क्योंकि आपका माइक बंद है, म्यूट है। आपका माइक म्यूट है, तो उसको आप ऑन करेंगे तो आपकी आवाज़ पहुँचेगी दर्शकों तक। आप सबके साथ सबके प्रयास से भारत में 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की है। अब अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। ऐसा लगता है कि उन तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि अ, उनके साथ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। देखते हैं शाम तक अगर उनका नेट ठीक हो जाता है, व्यवस्था ठीक हो जाती है, तो रात को फिर से उनसे जुड़ कर के उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अ, कोरोना काल का हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कितना गैर ज़िम्मेदाराना परिचय अखिलेश यादव ने दिया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस होर्डिंग के आने के बाद ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ये चीफ मिनिस्टर थे, तब इनकी सरकार के समय किस तरह का वातावरण क्रिएट कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। आजम खान और कुछ दूसरे मंत्री किस तरह की मनमानी कर रहे थे, किस तरह की बंदरबाट हो रही थी, लूट हो रही थी, भ्रष्टाचार भी था और ऐसे बहुत सारे मसले रहे हैं, जिनके चलते ये सवाल खड़े हुए हैं कि अगर अखिलेश यादव की वापसी होती है, समाजवादी पार्टी की वापसी होती है, तो फिर किस तरह का शासन-प्रशासन उत्तर प्रदेश में रहेगा? धीरेन जी, आपको आवाज़ आ रही है? आपका माइक म्यूट है एक्चुअल में। हाँ, आवाज़ आपकी अभी भी नहीं आ रही है। तो शाम को हम लोग कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की। शाम को एक बार कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो अभी इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप बहुत सारे दर्शक जुड़े थे। ज़ाहिर है धीरेन जी की आवाज़ चूँकि नहीं पहुँच रही है और इंटरनेट की भी प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारे लोगों को ज़रूर इस शो से इस वजह से तकनीकी वजहों से परेशानी हुई होगी और निराशा हाथ लगी होगी। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और शाम को कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पर और कुछ और दूसरे मुद्दों पर धीरेन जी के साथ जुड़ कर के चर्चा करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।